बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। एक सच्चे वाक़े को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया अफसाना। कलीम शाम को दफ्तर से घर पहुंचा तो जैसे ही आराम के लिए बिस्तर पर लेटा, इसका बड़ा बेटा कमरे में दाखिल हुआ। कलीम को सलाम करके बोला, बाबा आपको दादी अम्मा बुला रही हैं। कलीम ये सुनते ही उठकर वालदा के कमरे में चला गया। सलाम करके इनके पास ही कुर्सी पर बैठ गया। इसकी वालदा बोली, बेटा मुझे अंदाजा है कि तुम्हें दिन भर की थकन के बाद आराम की जरूरत है, मगर आज तुम्हारे अब्बा जी की कैफियत देखकर मुझे डर लग गया है कि खुदा न ख्वास्ता अब भी मुकम्मल चेकअप ना कराया गया तो कुछ गलत ही ना हो जाए। कलीम बोला, अम्मा जी गुज़िश्ता माह काफी सारे टेस्ट करवाए थे, डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आई। बज़ाहिर कोई संगीन मसला नहीं है। बहरहाल मैं इसी हफ्ते छुट्टी लेकर अब्बा जी को बड़े अस्पताल ले जाता हूँ, शायद किसी बीमारी की तशखीस मुमकिन हो। कलीम ने अगले रोज 3 दिन की छुट्टी ली और वाले साहब को बड़े अस्पताल ले गया। वहां नए सिरे से इलाज शुरू किया गया। पहले मरहले में काफी सारे टेस्ट का कहा गया। 2 दिन टेस्ट में लग गए। तमाम रिपोर्ट्स आने के बाद सीनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक की तो इसे भी हैरत का सख्त झटका लगा। मरीज की कैफियत से मुतल्लिक कोई भी अलामात रिपोर्ट्स में कहीं जाहिर न हुई। डॉक्टर ने कलीम से कहा, मरीज की उम्र के लिहाज से ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह तकरीबन मामूल के मुताबिक हैं। दिल और दीगर अज़ाए रेसा का किसी भी किस्म का कोई पेचीदा मसला नहीं है। बज़ाहिर तमाम रिपोर्ट्स मरीज की बेहतर सेहत की गमजाज हैं। जो कैफियत आपने बताई है मुझे इसकी एक भी वजह समझ आती है। मैं अपने एक दोस्त डॉक्टर से इस हवाले से जरूरी मुशावरत करके अपने हतमी राय 2-3 दिन तक आपको दूंगा। आप कॉल करके ज़ाती तौर पर मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। वक्ती आराम के लिए दवा लिख दी है, जब तक किसी भी बीमारी की तशखीस नहीं हो जाती इसे जारी रखें। 3 दिन बाद कलीम ने डॉक्टर को कॉल की तो डॉक्टर ने इसे बताया कि इसके वालिद साहब को डिप्रेशन का मसला है। इसकी वजह जानने तक मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं, इसलिए जरूरी है कि किसी अच्छे माहिर नफ्सियात को चेक कराया जाए। कलीम के इस्तफसार पर डॉक्टर ने अपने माहिर नफ्सियात डॉक्टर के बारे में मालूमात फराहम की और जल्द अज जल्द चेकअप कराने की तनकीद की। कलीम ने अगले रोज माहिर नफ्सियात से मुलाकात के लिए कॉल की तो इसे कहा गया कि पहले अकेले खुद ही मिलने आए। वो मुकर्रर वक्त पर क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर से रस्मी सलाम दुआ के बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो कलीम ने अपने वालिद साहब की मुकम्मल कैफियत बताई। डॉक्टर के इस्तफसार पर इसने तफसीलात बताई। हमने बचपन से वालिद साहब की कैफियत इस तरह होते देखी है। इसका दौरानिया कम होता था, लंबे वक्फे के बाद ऐसी कैफियत होती थी। वक्त गुजरने के साथ दौरानिया बढ़ता गया और दरमियानी वक्फा कम होता चला गया। जब तक मुलाजमत करते रहे सूरत हाल किसी हद तक तशवीशनाक नहीं थी। रिटायरमेंट के बाद जो जो वक्त गुजरा सूरत हाल ज्यादा परेशान कुन हो गई। अब हर दूसरे तीसरे दिन 2-2 घंटे बिल्कुल बेसुध बिस्तर पर पड़े रहते हैं। तकलीफ की शिद्दत की वजह से आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है। डॉक्टर ने पूछा, आपके इल्म में कोई ऐसा वाकया है जिसने आपके वालिद साहब को दुखी किया हो? इस पर कलीम ने बताया, हमारे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमारे वालिद बचपन में ही अपने आबाई गांव से शहर आ गए थे। शादी के बाद यहीं शहर में बस गए। किसी खुशी गमी के मौके पर गांव जाना भी होता था तो अक्सर अकेले ही जाते हैं और हाजिरी लगवाकर वापस आ जाते हैं। हम बहन भाई भी 1-2 बार ही इनके साथ गांव गए जब वो अपनी वालदा की कब्र पर गए थे। रवैया से मुतालिक डॉक्टर के सवाल पर कलीम बोला, अब्बा जी बहुत ही कमगो हैं, धीमे लहजे में बात करते हैं, ज्यादा सोशल नहीं हैं, 2-4 दोस्त हैं, रश और शोर वाली जगहों और महाफिल में नहीं जाते। डॉक्टर ने तमाम अहम नकात अपने पास नोट कर लिए और अगली नशस्त में मरीज को भी साथ लाने का कहा। कलीम घर आया तो वालदा को मनोअन तमाम तफसीलात बताईं। इनसे कहा कि अगर इस हवाले से आपके इल्म में कुछ है तो बता दें ताकि डॉक्टर के इल्म में लाया जा सके। इस पर इसकी वालदा बोली, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, ना आपके अब्बा जी ने मेरे पूछने पर कभी बताया कि इनके वालिद साहब की कब्र कहाँ है। वो कभी इनकी कब्र पर क्यों नहीं गए? वो अपनी माँ का तस्करा भी बहुत कम करते हैं। याद करें तो बस ये कहते हैं कि मेरी माँ बहुत अजीम खातून थी, जन्नत में इनका बहुत पुरसुकून घर होगा। ये कहते हुए इनकी आंखों में नमी उतर आती है। कलीम रात को अपनी वालदा के साथ वालिद के कमरे में गया तो इनकी तबीयत बेहतर देखकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। गपशप के दौरान इन्हें अगले दिन माहिर नफ्सियात के पास ले चकर जाने का बताया।
माहिर नफ्सियात का नाम सुनते ही इसके वालिद के चेहरे पर यकदम शदीद नागवारी के आसार नमूदार हुए। वो उठकर बैठ गए, इसकी तरफ ऐसा देखे जैसे इसकी बात सुनकर खफा हो गए हों। सिरहाने के साथ टेक लगाकर बोले, क्या तुझे मैं पागल लगता हूँ? डॉक्टर की तजवीज करता दवा ले रहा हूँ, मजीद तजर्बे ना करो। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर आप लोगों पर बोझ हूँ तो किसी ओल्ड हाउस में छोड़ आओ। कलीम कुर्सी से वालिद की बेड पर जा बैठा। कमाल मोहब्बत और न्याजमंदी से वालिद के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूमे और अपने चेहरे पर रखकर बोला, अब्बा जी, आप तो हमें अपनी जान से बढ़कर अजीज हैं। आपने ऐसा सोचा भी क्यों? हम तो सिर्फ आपकी जिंदगी का सुकून चाहते हैं। अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते तो हम कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। डॉक्टर ने कलीम के इस रद्द-ए-अमल का बताया था, इसलिए वक्ती तौर पर इस मामले में बज़ाहिर चुप हो गया। वालदा को भी कह दिया कि गैर महसूस अंदाज में कोशिश जारी रखें। 2 हफ्तों के बाद इसके वालिद ने माहिर नफ्सियात के पास जाने के लिए नीम रजामंदी जाहिर की, तो वो मजीद वक्त जाया किए बगैर इन्हें क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने पहले दिन मरीज के साथ मामूल की बातचीत की कोशिश की, इसमें खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। डॉक्टर को इसकी उम्मीद थी, लिहाजा इसने कलीम को 1 हफ्ते बाद फिर अगले सेशन के लिए आने का कहा। ये भी बता दिया कि बेहतर नताइज के लिए 2-3 माह या इससे ज्यादा वक्त लग सकता है। इसका इन्हिसार मरीज के ताबन की सतह और मसला की गहराई पर होगा। कलीम हर हफ्ते अपने वालिद को क्लिनिक पर लेकर जाता। घंटा भर गुफ्तगू का सेशन जारी रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके वालिद अपने डॉक्टर के साथ मानूस होते गए। जो जो अपनायत और दोस्ती बढ़ी, वो जाती नौयत की बातें भी डॉक्टर के साथ शेयर करने लगे। डॉक्टर अपने तरीके से मसले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में था। इस दौरान इसे लगा कि मसला मरीज के बचपन में कहीं पोशीदा है। इसके ताने बाने कलीम के दादा के साथ मिलते हैं। डॉक्टर ने कलीम को कहा कि किसी तरह हयात साहब को कायल करें कि वो अपने वालिद के साथ गुजरे दिनों की यादें किसी के साथ शेयर करने पर तैयार हो जाएं, तभी मसले की तह तक पहुंचा जा सकता है। 2 माह तक क्लिनिक पर जाने के बाद एक सेशन में हयात साहब डॉक्टर के साथ अपनी जिंदगी के इब्तदाई सालों के बारे में बात करने लगे। इन्होंने गहरी सांस लेकर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू की। जिंदगी शुरू दिन से मेरे लिए मेहरबान नहीं रही। मेरे वालिदैन की शादी इनकी दादी की ख्वाहिश पर तय हुई थी। मेरी नानी इस शादी के सख्त खिलाफ थी क्योंकि मेरा बाप नशा और जुए की लत में मुब्तला था। मेरे नाना ने अपनी वालदा की ख्वाहिश के एहतराम और भतीजे को मरहूम भाई की निशानी कहकर अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया था। इनका ये ख्याल था कि मेरा बाप शादी के बाद अपनी रविश तब्दील कर लेगा। मेरी वालदा ने अपनी मर्जी के खिलाफ किए जाने वाले फैसले के सामने सिर्फ अपने बाप की खातिर सर झुका दिया। अफसोस, शादी के फौरन बाद ही मेरी वालदा पर जुल्म के पहाड़ टूटना शुरू हो गए। मेरा बाप रोजाना मेरी माँ पर तशद्दुद करता। मैंने कुछ होश संभाला तो यही मामूल देखा। मेरी वालदा बहुत सब्र वाली खातून थी। जब जुल्म सहने की सख्त न रही तो चंद दिन मेके चली जाती, फिर मेरे बाप की मिन्नत समाजत और मेरे नाना की तसल्ली तशफ़ी पर वापस घर आ जाती। दूसरे तीसरे दिन फिर वही मार कुटाई शुरू हो जाती। मैं 5-6 साल का होऊंगा जब मेरी वालदा तवील अरसे के लिए मेरे नाना के घर चले गई। 8-10 माह वहीं रही। इस बार कोई भी मेरी वालदा को मेरे वालिद के साथ भेजने के हक में नहीं था, लेकिन मेरे वालिद ने एक दिन मेरे नाना के पांव पकड़कर ऐसे वास्ते दिए और वादे किए कि इनका दिल नरम पड़ गया। मेरी वालदा और नानी अब भी राजी नहीं थी। बड़े मामू ने भी नाना को रोका, मगर मेरे बाप ने मस्कीनी और खस्ता हाली का रोना रो रो कर मेरे नाना को मना लिया। इनका फैसला मेरे मजलूम माँ के लिए किसी आसमानी हुक्म से कम नहीं था। वो चुपचाप मेरे बाप के घर चली गईं। ये कहकर हयात साहब फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर ने इन्हें पानी पिलाया और इनके कंधे पर हाथ रखकर हौसला देने की नाकाम कोशिश की। डॉक्टर ने महसूस किया कि मजीद गुफ्तगू तकलीफ देह होगी। इसने हयात साहब की तबीयत बेहतर होने पर अगले हफ्ते आने का कहकर सेशन खत्म कर दिया। अगले हफ्ते सेशन की शुरू में हल्की फुल्की गपशप के बाद हयात साहब ने दोबारा जिंदगी की किताब खोली। वर्गर्दानी करते इब्तदाई दर्दनाक तरीन बाप पर रुक गए। नमदीदा अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। मेरी वालदा को घर आए 3रा दिन था। सख्त सर्दी का मौसम था। शायद मौसम की शिद्दत की वजह से मुझे तेज बुखार था। मेरी वालदा शाम को जल्दी काम निपटा कर मेरे पास बिस्तर में लेटने आ गई। बुखार की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। वालदा मोहब्बत और शफकत से मुझे अपने साथ लिपटाए प्यार करके सुलाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान जोर से दरवाजा खुला और मेरा बाप कमरे में दाखिल हुआ। आते ही मेरी वालदा को चाय बनाने और खाना लाने का कहा।
میری والدہ نے بس اتنا کہا کہ حیات کو تیز بخار ہے، اس کی آنکھ لگتی ہے تو اٹھتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے باپ کو جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے میری والدہ کا بازو پکڑ کر بستر سے نیچے گھسیٹا تو میں بھی ان کے ساتھ زمین پر جا گرا۔ اس جلاد نے میری والدہ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ میری والدہ کمرے سے باہر نکل کر بھاگ سکتی تھی، مگر مجھے بخار میں جلتا چھوڑنا ان کی راہ کی دیوار بن گیا۔ وہ مجھے اٹھانے کے لیے جھکی تو اس ظالم نے ان کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ میرے باپ نے مجھے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ دوپٹہ گلے کا پھندا بن گیا۔ میری والدہ شور بھی نہ کر سکیں۔ بے بسی کی حالت میں بس پاؤں ہاتھ مارے بے سد۔ میں نے روتے ہوئے بار بار کہا میری ماں کو چھوڑ دو۔ اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گالیاں دیتے کہہ رہا تھا کہ آج میں تمہارا قصہ ختم کرتا ہوں، باپ کے گھر جا کر مجھے ذلیل کرواتی ہوں۔ سانس بند ہونے سے میری والدہ زمین پر گر گئیں اور ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میرا باپ اس حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں والدہ کے پاس پہنچا تو انہیں آوازیں دینے لگا۔ شاید ماں کی آخری سانسیں چل رہی تھی جب انہوں نے ہلکے سے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں ماں کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ مجھے اپنا بخار بھول گیا تھا۔ والدہ کے بعد میرے نانا مجھے اپنے گھر لے گئے۔ باپ پر کیس چلا تو میرے سوا کوئی عینی شاہد نہ ہونے کی وجہ سے جلدی خارج کر دیا گیا۔ میرے نانا نے مجھے مزید تکلیف سے بچانے کے لیے اس کیس میں بطور گواہ شامل نہیں کیا۔ میری نانی اپنی بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکیں۔ چند ماہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ مرنے سے پہلے میرے نانا کو وصیت کر گئیں کہ مجھے میرے بڑے ماموں کے پاس شہر بھیج دیا جائے۔ یونانی کے انتقال کے بعد میں ماموں کے پاس شہر آ گیا۔ ماموں کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ممانی میری والدہ کی گہری اور مخلص سہیلی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی اولاد سمجھ کر پالا پوسا، میری ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھا۔ میں اس پراسائش ماحول میں رہ کر بھی اپنی والدہ کا دکھ نہ بھول سکا۔ مجھے اکثر سوچیں آتی کہ میری وجہ سے میری ماں مجھ پر قربان ہو گئی۔ ماں جی میری وجہ سے اٹھنے میں دیر نہ کرتی، مجھے ساتھ لے کر جانے کے لیے نہ رکتی تو کبھی قتل نہ ہوتی۔ اس قتل میں اپنے باپ کے ساتھ ساتھ میں بھی شریک جرم ہوں۔ اس احساس نے مجھے اب تک سکون سے جینے نہیں دیا۔ میں گاؤں نہیں جاتا کہ گاؤں کی فضا میں سانس لیتے ہی میرا قاتل ہونے کا احساس سے شدت پکڑ لیتا ہے۔ ماں کی قبر پر جا کر دعا کم اور معافیاں زیادہ مانگتا ہوں۔ واپس آ کر کئی دن تک اس بھیانک رات کی روح کو بھسم کر دینے والے خواب مسلسل دیکھتا رہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اب میں تھک گیا ہوں۔ میرا باپ تو اس ظلم کے بعد جلد ہی موت سے ہمکنار ہو کر نجات پا گیا۔ میں جینے کا عذاب آج بھی سہ رہا ہوں۔ حیات صاحب کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ان کی ہچکی بند گئی اور وہ زار زار رو رہے تھے۔ ڈاکٹر کو اپنے مریض کی کیفیت اور ڈپریشن کی اصل وجہ سمجھ آ گئی۔ اس نے 2 دن بعد پھر سیشن رکھا اور حیات صاحب کو سمجھاتے ہوئے گویا ہوا، آپ کی تکلیف کی اصل وجہ آپ کا احساس جرم ہے، اس جرم کا احساس جو کسی بھی طرح آپ نے نہیں کیا۔ اس احساس نے کبھی آپ کو اس نہج پر سوچنے نہیں دیا کہ آپ کے والد نے اپنی نظر میں بے عزتی اور ذلت کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی والدہ کا قتل کیا۔ اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ آپ نے تو ایسا ہونے سے روکنے کے لیے اپنی تئیں کوشش بھی کی۔ اگر منصفانہ انداز سے دیکھا جائے تو اس قتل میں آپ کے نانا اور ان کی والدہ پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے کہ انہوں نے آپ کے باپ کی بری عادات کے باوجود اپنے رشتے نبھانے کے لیے سراسر ظلم پر مبنی فیصلہ کیا۔ آپ کی والدہ نے کمزور یا فرما بردار ہونے کی وجہ سے ایسا ہونے دیا۔ اگر کوئی مضبوط سہارا اور زیرک مشیر مل جاتا تو وہ کبھی اسے چکی میں پس کر جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتی۔ اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو میرا کہنا ماننا پڑے گا۔ اب کلینک سے چھٹی والے دن میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے گاؤں قبرستان جاؤں گا۔ آپ دل کھول کر وہاں بولیں گے اور اس خود ساختہ عذاب سے نجات پا کر ایک پرسکون زندگی جئیں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ عذاب نہ جانے مزید کتنی نسلوں کو کھا جائے گا۔ ٹھیک 4 دن بعد حیات صاحب کلیم اور ڈاکٹر گاؤں کے قبرستان پہنچے۔ کلیم اور ڈاکٹر گاڑی کے پاس رک گئے۔ حیات صاحب پہلے اپنی ماں کی قبر پر گئے، فاتحہ پڑھی اور ماں کی قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے کہنے لگے، ماں جی آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ میں نے اپنے جلاد باپ کو آپ پر ظلم سے روکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آپ کے سینے سے لپٹ کر آپ کی زندگی کی دعائیں مانگی تھی۔ آپ کی جدائی میں کوئی لمحہ آپ کی یاد سے خالی نہیں گزارا۔ اگر کسی بھی حوالے سے میں آپ کا مجرم ہوں تو میرا عذاب کبھی ختم نہ ہو۔ ماں جی آپ کے دکھ اور محبت میں نے آج تک آپ کے قاتل سے صلح نہیں کی۔ حیات صاحب کو ایسا لگا جیسے ان کی ماں جی نے ان کا سر اپنی گود میں لے لیا ہو، ان کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہوں اور بار بار ماتھا چوم کر کہہ رہی ہوں، میرا راج دلاڑا اللہ کی امان میں رہی، زندگی کی ساری خوشیاں میرے جگر کے ٹکڑے کی راہ دیکھیں
تو सदा सलामत रहे। मैं अपने हयात से राजी और खुश हूँ, मेरे हयात की हयाती हो। आमीन सुम्मा आमीन। हयात साहब माँ की कब्र का बोसा लेकर उठे, मुस्कुराकर माँ जी को सलाम किया और जिंदगी में पहली बार बाप की कब्र पर जाकर खड़े हुए। जिंदगी की भयानक तरीन रात का सारा मंजर इनकी निगाहों में घूम गया। तकलीफ की वजह से जमीन पर उकड़ू बैठ गए। आंख से बरसते सावन ने जमीन गीली कर दी। चुपचाप रोते रहे। इसी कैफियत में निगाहें बाप की कब्र के सरहाने टली और बेसाख्ता मुंह से निकला, किसी की बदबख्ती और अजाब की इससे बढ़कर और क्या सूरत हो सकती है कि वो मर कर भी अपनी औलाद की दुआ में कभी शामिल ना हो। काश मैं अपनी माँ जी के कातिल का बेटा ना होता।